हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम एचटेट 2023 का जो पेपर हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, एचटेट 2023 में जो पेपर हुआ था पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, उसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस का। इससे पहले जिस दिन एग्जाम हुआ था, शायद 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसी दिन मैंने इस पेपर की आंसर की अपलोड कर दी थी। जो भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन थे उनको मैंने बताया था कि आप इनके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं, है ना, कि ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस के मार्क्स जो मैंने आपको बताए थे वो आपको मिल भी गए थे। तो एचटेट 2023 का जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, वहां पे पीजीटी केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 60 क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा, जिसमें कि हम पहले 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका 91 से लेके और 110 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पहले 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं, एचटेट 2018 से लेके 2022 तक, एचटेट 2018 से 2022 यानी कि 18, 19, 20, 21, 22 इन सभी का पेपर सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप में जो कोर्स है वहां पे आपको मिल जाएगा। ऐप में वो वेल तरीके से ऑर्गेनाइज करके अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे भी आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे आप 2018 से 2022 तक के पेपर्स का वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री जो लेवल 3 के लिए एग्जाम होता है उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, तो यहां पे आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप एचटेट में 60 में से 50 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं, 50 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 60 अगर आप लेना चाहते हैं एचटेट के अंदर, और उसके बाद आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, जितने भी पीजीटी हो ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, एचपीएससी का स्क्रीनिंग सब्जेक्टिव हो, तो भाई पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे बड़े शानदार कोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से एमएससी लेवल तक के टॉपिक कवर हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है जिसमें 1000 प्लस एमसीक्यूज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके नोट्स आपको मिलते हैं, और आपको स्ट्रेटजी बताई जाती है हर एक एग्जाम के लिए अलग से कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। इस कोर्स को आप 3 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं, और 1 साल की वैलिडिटी के लिए भी ले सकते हैं। तीनों कोर्स में कंटेंट सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स। तो स्टूडेंट आइए शुरुआत करते हैं। तो भाई ये हमारा ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। तो यहां पे आपको क्या बताना भाई, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और किन 3 कंपाउंड के लिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, अगर ऐसे कंपाउंड जिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हो उनके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर होता है भाई आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, भाई कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पर्टिकुलर कंपाउंड। उसके बाद होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट आप सभी को यह बात पक्का ही पता होगी, अगर स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो HF का जो बॉन्ड होता है, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ उस बॉन्ड की होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड HF वाला होता है। बट HF एक टाइम पे जो है यहां पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन वाटर का एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। स्टूडेंट भले ही HF का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका नंबर ज्यादा होता है, स्ट्रेंथ भले ही थोड़ी सी कम होती है HF से, लेकिन है ना, जो आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। इसलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, अमोनिया देखिएगा, ठीक है अमोनिया भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बट यहां पे स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, और इसका तो आपका माइनस में चला जाता है, -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यानी कि वाटर के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से यहां पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं। और स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो करेक्ट होता है, वो आपका सही माना जाता है किसी भी एग्जाम में, है ना, कि क्या रेफरेंस आप यूज कर रहे हैं। तो ये आपका ऑफिशियल डाटा है, और इसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दिया गया था फाइनल आंसर की में दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं HF से, भले ही HF में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बट वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं। ये इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो पिछले 3-4 साल में आपसे पूछे भी गए हैं। आपसे बोला गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो स्टूडेंट ये जब केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ाते हैं पहले लेक्चर में यही चीज आपको पढ़ाई जाती है। जैसे अगर आप यहां पे लिखना चाहते हैं इस पूरी रिएक्शन के लिए तो क्या लिख सकते हैं, देखो जो भी रिएक्टेंट साइड में देखो जो इनके स्टोइकियोमेट्री है, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है इसलिए माइनस साइन से दिखाया जाता है। इसका जो स्टोइकियोमेट्री उसको डिवाइड करके लिखते हैं, तो -1/2 इसको आप लिखते हैं dBr/dt, dBr/dt। ये इक्वल होगा किसके, यहां पे देखो यहां पे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस रेट ऑफ BrO3 नेगेटिव डिवाइड बाई dt। इसको आप इक्वल लिख सकते हैं -1/6 रेट ऑफ DH पॉजिटिव डिवाइड बाई dt। इसको आप इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो ये तीनों आपका रिएक्टेंट थे स्टूडेंट, ये तीनों आपका रिएक्टेंट थे, ठीक है। अब इनका साइन लिया जाता है नेगेटिव ओनली रिप्रेजेंटेशन के लिए कि ये रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं, डिसअपीयर होते हैं इसलिए, और प्रोडक्ट को दिखाया जाता है पॉजिटिव साइन से। अब यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 रेट ऑफ dBr2/dt, रेट ऑफ dBr2/dt, ठीक है। एक मिनट इसको थोड़ा सा भाई नहीं, ये इसको मैं थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा इसको आगे लिख लेता हूं ताकि एक और रिलेशन हम यहां पे लिख पाए, ठीक है। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, वाटर के लिए भी लिख सकते हैं 1/3 रेट ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में और डिवाइड बाई dt। अब आप देख लीजिए ये सारे आपस में इक्वल होते हैं, कौन सी बात सही है। तो ये कह रहा है कि रेट Br जो ये Br वाला है यानी कि 1/5, तो क्या ये H पॉजिटिव के वहां चला जाएगा ना। देखो ये रिलेशन तब बनती अगर आप इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में इन दोनों को रिलेट किया गया, इसको एंड इसको, तो जो वैल्यू आती ना ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट वैल्यू आती वो ये आती dBr नेगेटिव जो होता वो किसके इक्वल होता, ये 5 यहां पे पॉजिटिव का है, मतलब 5 यहां पे डिवाइड में वहां पे जाके मल्टीप्लाई का हो जाता, तो ये आपका 5/6 dH प्लस बाई dt, ये करेक्ट एक्सप्रेशंस होता, ये करेक्ट होता। बट यहां पे 6 तो कहीं है ही नहीं, 6 तो कहीं है ही नहीं, इसलिए इसको आप तुरंत हटा दीजिए। इसी प्रकार देखो -Br यहां पे ओनली 6 दिखा रहा है, ओनली 6 नहीं 5 देखो 6/5 दिखा रहा है, ये 6/5 है भाई, आपको मैं बता दूं ये 6/5 है, बट ये भी नहीं होगा, 5/6 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये जो लिखा हुआ ना यहां पे 5 लिखा हुआ है, यहां पे 5 और यहां पे आपका 6 लिखा हुआ है, यहां पे आपका 6 लिखा हुआ है, तो यहां 5 लिखा हुआ है और यहां पे आपका 6। अब कहोगे जी साइन नहीं दिखाया, वैसे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया, साइन का कोई खास रोल रहता नहीं है, साइन का कोई रोल नहीं है, साइन जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के दिखाया जाता है कि ये रिएक्टेंट के रेट्स यहां पे लिखे हुए हैं। समझ में आई आपको बात। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन द राइमर-टाइमन रिएक्शन। होती क्या भाई राइमर टाइमन रिएक्शन, ये फिनोल की रिएक्शन है ना, फिनोल की जो आपका फिनोल होता है, फिनोल उसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, एक तो करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म के साथ और एक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज सैलिसल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है, सैलिसल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन को ही बोला जाता है राइमर टाइमन नेम रिएक्शन, राइमर टाइमन नेम रिएक्शन।
अब इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसी से आइडिया लगता है कि कौन सा इंटरमीडिएट यहां पे इन्वॉल्व होता है। जब भी आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ पे CH एंड Cl3, इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ? NaOH के साथ। तो NaOH बेस है, इस एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ एक क्लोरीन। उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे? उसके बाद ये होगा कि ये यहाँ अटैक करेगा एंड क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बनता है डाई क्लोरोकार्बीन। क्या बनता है स्टूडेंट? डाई क्लोरोकार्बीन। और भाई जो कार्बीन है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी काम कर सकता है। बट यहाँ पे इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग आप देख पा रहे हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करती है, यानी कि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल या रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, दैट इज डाई क्लोरोकार्बीन। यही इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है। जो रीमर टीमन नेम रिएक्शन है वो कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेट करती है, वो कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेट करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बे एनायन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है कि सबसे स्टेबल कार्बे एनायन कौन सा है। सबसे पहले कह रहे हैं कि बेंजाइल कार्बे एनायन। तो बेंजाइल कार्बे एनायन क्या होता है भाई? CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, दिस इज बेंजाइल। अब ये कह रहे जी दूसरे नंबर पे क्या करो, जो बेंजाइल दिख रहा है उसके ऊपर लगा दो फोर्थ पोजीशन पे, है ना, फोर्थ पोजीशन पे लगा दो मिथोक्सी, यानी कि क्या लगा दो यहाँ पे OCH3। उसके बाद क्या करें हैं कि यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे लगा दो NO2, नाइट्रो लगा दो फोर्थ पोजीशन पे। तो ये CH2 एंड यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आप क्या लगा दो NO2, और एक में क्या बोला गया कि मिथाइल लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मिथाइल। तो स्टूडेंट कार्बे एनायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, अगर आप इसको स्टेबलाइज करना चाहते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कीजिए। अगर आप इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, इसके पास दुख कैसा है? कार्बे एनायन के पास दुख ये है कि अरे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो अनस्टेबल करोगे। वो कह रहा मेरे पास भाई नेगेटिव चार्ज बहुत है, इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो उससे कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो स्टेबलाइज होगा। स्टूडेंट आप सभी को पता होगा जो OCH3 होता है वो +M इफेक्ट के तौर पे काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करता है थ्रू रेजोनेंस, ठीक है, और -I के तौर पे भी करता है, बट +M डोमिनेटिंग होता है। ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, इसलिए ये अनस्टेबल है। NO2 जो होता है यहाँ पे NO2, वो -M के तौर पे काम करता है, -I के तौर पे काम करता है। वो रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएगा, कार्बन आयन स्टेबलाइज हो जाएगा। CH3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही काम करता है, जो कि कार्बन आयन को अनस्टेबल करेगा, जो कि कार्बन आयन को अनस्टेबल करेगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 3। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कार्बोकटाइन पूछता, बेंजाइल कार्बोकटाइन, फिर OCH3 सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता उसको, क्योंकि कार्बोकटाइन का जो रोल होता है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर कोई ग्रुप उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फैराडेज लॉ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ये कह रहा जी आपके पास है सिल्वर यहां पे ये बोल रहा है आपके पास कि आपके पास Ag2SO4 सिल्वर सल्फेट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया है। तो इन्होंने बोला कि एनोड पे आपको क्या मिला है, एनोड पे आपको मिला है 1.6 ग्राम O2 मिली है। और ये कह रहा बताओ, अब आपको ये बताना कि कैथोड पे आपको मिलेगा सिल्वर, बताओ कि उस सिल्वर का वेट कितना होगा, स्टूडेंट फ्राइडेज सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर भाई किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दोनों के सेम होंगे, अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज सेकंड लॉ, है ना। फ्राइडेज सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, जितना ये देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो एनोड पे प्रोडक्ट बना है और जो कैथोड पे प्रोडक्ट बना है, इनके जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं वो इक्वल होंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं भाई, है ना, या इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये आप देख लीजिए, उससे भी बात बन जाएगी। तो देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्टूडेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट,
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट, है ना, क्या होता है? या तो आप ऐसा कर लीजिए कि मोल, जो मोल होते हैं आपका, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एन फैक्टर से। नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई अगर आप एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर से करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। तो पहले मैं यहां पे निकाल रहा हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। अगर O2 के पता लग गए तो सिल्वर के भी उतने ही होंगे, इक्विवेलेंट्स पता लग गए तो मैं मास भी पता कर लूंगा। तो देखो मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट यानी कि 1.6 ग्राम, गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट कितना होता है? 32। एन फैक्टर, देखिए स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, याद रखिएगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिक है HCO। क्या है ट्रिक? HCO 224। 224। H का मतलब होता है H2 गैस से, H2 गैस। C का मतलब होता है क्लोरीन गैस से। O का मतलब होता है O2 गैस से। हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन जो गैस होती है उसका एन फैक्टर होता है 2। क्लोरीन गैस का एन फैक्टर भी होता है 2। एंड ऑक्सीजन का एन फैक्टर होता है 4। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर होता है 4, ये याद रखिएगा। जैसे ही आप यहां पे पुट करते हैं, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा आपका 2 पे, तो जो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आए दैट इज 0.2। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो आपके पास आए दैट इज 0.2। अब आप सभी को ये पता है, अगर मैं बात करूं यहां पे फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एजी वो ये किसके इक्वल होंगे? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर सेम होंगे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 0.2। अब देखो, अब ये किसके इक्वल होगा? मोल्स इनटू में एन फैक्टर, मोल्स इनटू में एन फैक्टर। तो मोल्स कितने आएंगे भाई? वो तो निकालना है। गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट कितना होता है? 107.8 के करीब होता है सिल्वर का, है ना। गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट एंड एन फैक्टर। देखो स्टूडेंट, सिल्वर के ऊपर +1 का चार्ज होता है। अगर मेटल का एटम है, मेटल आयन है, तो जितना चार्ज होता है उतना ही एन फैक्टर होता है। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका एक एन फैक्टर आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो, अब आपको ये वेट ही तो निकालना था ना, तो वेट किसके इक्वल आ जाएगा? 0.2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 107.8 से। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग इतना आपको देखने को मिल रहा है। लगभग ये देखो, अगर आप इसको प्रॉपर 107 मान लेते हैं भाई, मान लो कि आप इसको 107 मान रहे हैं, 107 भी अगर आप मानेंगे तो 21.4 इज द करेक्ट आंसर। 21.4 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 21.6 ग्राम। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट, क्या था, अगर आपको यह पता करना है कि कैथोड, ये जो सिल्वर बना है इसका वेट कितना है, तो इसके जो इक्विवेलेंट है और इसके जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फार्मूला होता है मोल इनटू में एन फैक्टर। मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट, और एन फैक्टर हमें याद रखना पड़ता है। 3 गैसेस ज्यादा यूज होती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आयोनिक इक्विलिब्रियम में, ये आपको याद रखने इनके एन फैक्टर। मेटल के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर होता है ना। एसिड जितने H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है। बेस जितने OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है वही उसका एन फैक्टर होता है। तो यहां से हमें पता लग गया कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ऑक्सीजन के वो 0.2 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन 0.2 है तो सिल्वर के भी उतने ही होंगे। तो फॉर्मूला लगाया मोल्स इनटू एन फैक्टर। मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट बाई में मोलिकुलर वेट। यही वेट तो निकालना था कि कितना वेट डिपॉजिट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 96, बेंजोइक एसिड रिएक्शन विद अमोनिया ए मिलेगा, और ए का जब डिहाइड्रेशन करवाया तो आपको बी मिलेगा। बताइए ए और बी क्या होंगे? स्टूडेंट, आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है ये आपका, कि ये आपका है बेंजोइक एसिड, ये है आपका बेंजोइक एसिड। अगर आप बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया की, तो अमोनिया एक आपका ब्रोंस्टेंट बेस भी होता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ये क्या करता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये एसिड क्या करेगा? अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये O के ऊपर नेगेटिव, एंड यहां पे आपका क्या बन जाएगा? ये वाला कंपाउंड, है ना। इसने अपना जो प्रोटॉन है वो डोनेट किया इस बेंजोइक एसिड ने, और अमोनियम ने एक्सेप्ट किया। तो इसको बोला जाता है अमोनियम बेंजोएट। इसका क्या नाम आ गया स्टूडेंट? इसी को आपका बोला जाता है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम
बेंजोएट, ठीक है। उसके बाद देखो जब आप इसको हीट किया आपने तो ये आपका ए बन गया। यहां भी लिखा हुआ है कि ये दोनों में, पहले दोनों में लिखा हुआ कि ये बनेगा बेंजामाइड, बेंजामाइड, तो बेंजामाइड नहीं बनता है, बेंजामाइड नहीं बनता है। अमोनियम बेंजोएट बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा। अब कह रहे जी डिहाइड्रेशन कर दो, पानी बाहर निकाल दो। तो स्टूडेंट अगर आप यहां से, ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये वाला ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, तो क्या क्या बाहर निकल गया ना, तो वाटर बाहर निकल गया। जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा यहां पे आपको एमाइड बनता हुआ दिखाई देगा, यहां पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा, NH2। इसी को बोला जाता है बेंजामाइड, इसी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, बेंजामाइड। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा स्टूडेंट, फ्री रेडिकल से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आपको बोला गया कि 1 इथाइल है, ये देखिएगा 1 इथाइल है, 1 2 3, ये आपका CH2 एंड CH3, तो 1 पे इथाइल और 4th पे लगा दो नाइट्रो NO2। बोल रहे हैं कि इसकी रिएक्शन करवानी आपने किसके साथ, Br2 एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या तो आप हीट की प्रेजेंस में करवाइए या लाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाइए। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट आप सभी को यह बात पड़ी होगी, ये दिस इज हैलोजिनेशन। ये क्या होता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। तो इसमें देखिए जो बेंजाइल ये वाला जो बेंजाइल हाइड्रोजन होता है, ये वाला है ना, देखो ये क्या है, कार्बन, ये बेंजीन, और इससे नेक्स्ट कार्बन को बेंजाइल बोलते हैं। तो बस इसमें इतना सा काम करना होता है। ये खास बात होती है कि ये वाला जो रेडिकल है वो काफी ज्यादा स्टेबलाइज होता है, इसलिए यहाँ पे अलाइलिक या बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। यहां Br लगेगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, ये आपका CH3 और ये आपका NO2। तो यानी कि बेंजाइल अलाइल पोजीशन पे आपका Br अटैक करता है। क्या बात ध्यान रखनी है, यहां पे बेंजाइल कार्बन ये था, यहां से हाइड्रोजन का होमोलैटिक क्लीवेज होगी, कार्बन के ऊपर रेडिकल आएगा और वो जो कार्बन का रेडिकल है वो इस Br रेडिकल के साथ जुड़ के इस वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगेगा। तो इसका नाम आप देखना यूपीएससी ने क्या, 2 नंबर पे देखो ये कह रहा जी 2 पे ब्रोमो लगाना। 2 पे ब्रोमो लगाने का मतलब है यहां पे ब्रोमो लगा होना, 1 1 2, तो ये तो नहीं होगा 2। ये कह रहे कि 1 2 ब्रोमो, यानी कि पहले नंबर पे 2 ब्रोमो आ ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 कि 1, यानी कि देखो पहले तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में 1 बोल रहा है और उसके बाद ब्रैकेट इसलिए लगाया कि सब्स्टिट्यूएंट जो है यहां पे फिर से नेमिंग की गई है, तो 1 एंड 2, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो इथाइल, 4 पे नाइट्रो है एंड बेंजीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, इनमें से कौन सा प्लस आर इफेक्ट के तौर पे काम नहीं करेगा। दिस इज प्लस आर। प्लस आर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो इनमें से कौन नहीं करेगा। स्टूडेंट देखिए ऐसा कोई भी कंपाउंड, देखना ध्यान से, ये आपका बेंजीन, अगर बेंजीन से डायरेक्टली अगर कोई ग्रुप जी जुड़ा हुआ है, अगर इस जी ग्रुप के पास या तो लोन पेयर हो या इस जी ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज हो, तो ये काम करते हैं बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसके पास लोन पेयर या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो प्लस एम मिजोमेरिक भी बोल देते हैं या प्लस आर के तौर पे काम करते हैं। किसके तौर पे काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करते हैं। वहीं पे दूसरी बात अगर हम यहां पे देखें भाई, इसके लिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास यहां पे कोई एक्स लगा हुआ है और एक्स मल्टीपल बॉन्ड के साथ, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या हुआ, बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ, एक्स, और एक्स मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वाई। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं, ये वाला एक्स वाई ग्रुप, ये काम करते हैं माइनस एम और माइनस आर के तौर पे। जैसे जिसमें अब देखो, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, यस, तो क्या ये प्लस एम के तौर पे प्लस आर के तौर पे काम कर सकता है, यस कर सकता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस कर सकता है प्लस आर। NR2 के पास लोन पेयर करेगा, लेकिन सीएन इस कॉम्बिनेशन को फॉलो अप करता है, कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन से अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। तो जो सीएन होता है या जो NO2 होता है, ये दोनों आपका माइनस आर इफेक्ट के तौर पे काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं रेजोनेंस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर
3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी और इसका भी। अब आपसे पूछा जी इस रिएक्शन का ई सेल बताइए। स्टूडेंट मेरा तो सिंपल सा मेथड है, हालांकि 3 फार्मूले होते हैं इसको लेके, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक ही फार्मूला आप याद रखिएगा। ई नोट सेल का फार्मूला होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो आप ऑक्सीडेशन ले लीजिए, प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, इन दोनों का जो सम होता है वो इनोड सेल के इक्वल आता है। अब आपको इस रिएक्शन से देख के पता लगेगा कि Fe+2 था तो Fe कहां चला गया, 0 पे, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया है ना, इसका रिडक्शन। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है, इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, ये रही इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहां पे प्लस था और माइनस कितनी वैल्यू आ गई, -0.44, -0.44। अब इस रिएक्शन को देख के ये पता लग रहा है कि SN0 से +2 जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड पे हुआ होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने लेना है। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था तो आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर आपको कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो साइन चेंज कर दीजिएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, साइन चेंज कर दीजिएगा। आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन था बट यहां पे आपको चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये माइनस से आप इसको प्लस बना दीजिए, माइनस से आप इसको प्लस बना दीजिए, तो ये आपके पास आएगा इतना, तो ये माइनस का 0.44, ये प्लस का 0.14, तो आंसर जो आएगा आपका माइनस का 0.3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। माइनस का 0.3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी, एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। एंट्रोपी का मतलब होता है, डिक्रीज करने का मतलब है रैंडमनेस कम होना, है ना, मूवमेंट कम होना, वाइब्रेशंस कम होना। देखो H2 का एक मॉलिक्यूल था, H2 का एक मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ 2 मोल ऑफ एटम्स में, 2 गैसेस 2 में, तो 1 से 2 बना, एंट्रोपी इंक्रीज। और जब भी एंट्रोपी इंक्रीज हो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं, जब भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है उसे पॉजिटिव साइन से। इसका मतलब यहां पे एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 मोल्स थे, इससे सोडियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल से 2-3 एटम्स बन गए। तो इसका मतलब यहां पे भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यहां पे भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा, अ लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड। अगर एक लिक्विड में आप सभी को पता होगा कि जो एटम्स होते हैं वहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, उनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वो कम होती है, उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा रैंडमनेस रहती है। लेकिन अगर आप एक लिक्विड को, है ना, उसको कंप्रेस कर करके एक सॉलिड बना रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, रैंडमनेस को कम कर रहे हैं, और रैंडमनेस कम होगी, वाइब्रेशंस कम होगी, तो एंट्रोपी भी डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आएगा। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज्ड फ्रॉम 0 से 115 करोगे तो वहां पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, रैंडमनेस बढ़ेगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, आपको यहां पे एक अराइल डाइजोनियम सोल्ट गिवन है, अराइल डाइजोनियम सोल्ट आपको गिवन है, ये राजी आपका, ये एराइल, यहाँ पे N2 पॉजिटिव और ये आपका Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन करवाई गई आपका Cu एंड HCl के साथ, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है आपका गाटरमैन रिएक्शन। इसको क्या बोला जाता है भाई, आपका गैटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेंडमियर रिएक्शन में तो ये होता है भाई, आपका जो Ar एंड आपका NO2 होता है, या सॉरी NH2 होता है, यानी कि अमाइन के रिएक्शन जब आप करवाते हैं NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, डाइजोनियम सोल्ट की। इसको बोला जाता है सैंडमियर्स रिएक्शन। तो यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसको हटा दीजिए। गैटरमैन मैंने बताई दी। कार्बाइल अमाइन क्या होता है, ये टेस्ट भी होता है 1 डिग्री अमाइंस के लिए। किसके लिए, 1 डिग्री अमाइंस। अगर आप RCH2NH2 की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में, क्लोरोफॉर्म एंड बेस की प्रेजेंस में, तो वहां पे आइसोसाइनाइट की फॉर्मेशन होती है।
और यही टेस्ट होता है आपका 1 डिग्री एमाइन के लिए, यही टेस्ट होता है आपका 1 डिग्री एमाइन के लिए। तो ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन और टेस्ट नहीं है। क्लेजन में एस्टर से रिलेटेड रिएक्शन होती है क्लेजन वाली, तो एस्टर का यहाँ पे कोई रोल नहीं दिख रहा, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 2 गाटरमैन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 102 देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये भाई आपने लिया बेंजीन, ये आपका बेंजीन, और इसकी रिएक्शन आपके साथ करवाई गई है एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, 1 2 3, और ये आपका क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपसे बोला जी बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये होती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है, AlCl3 लेविस एसिड होता है। तो ये क्या करता है स्टूडेंट, यहां से इस Cl नेगेटिव, जब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है और किसकी फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकटाइन की। अब ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ये वाला कार्बोकटाइन आपको बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज है। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो ये कार्बोकटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकटाइन है ये अटैक करेगा, या बेंजीन रिंग इस पे अटैक करेगी, और आपका जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी दैट इज, इसको बोला जाता है आपका आइसोप्रोपाइल। इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी भाई? इनमें से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या ये? इलेक्ट्रोफिलिक, यहां से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये वाला जाके लग जाएगा। यहां पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेनाइल बेंजीन बनेगा ना जी ना, ऐसा नहीं है। एन प्रोपाइल नहीं, इथाइल बेंजीन नहीं, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट? किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आइसोप्रोपाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। ये जो आप बेंजीन देख पा रहे हैं इसी को बोला जाता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा भाई, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC इन द टर्म ऑफ डेल्टा O फॉर D6। तो यहां पे आप देख लीजिएगा 1 2, यहां पे 1 2 3 ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछी है और हाई स्पिन के लिए पूछी है। हाई स्पिन तो क्या करना है भाई? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। ये रहा, इनको बोला जाता है T2G, इनको बोला जाता है EG। तो अगर आपको CFSC निकालनी है तो क्या फॉर्मूला आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं -0.4 डेल्टा O से, -0.4 डेल्टा O से, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसकी मल्टीप्लाई की -0.4 डेल्टा O से, और ऊपर देखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है और उसकी मल्टीप्लाई करते हैं +0.6 डेल्टा O से। तो ये माइनस का 1.6 डेल्टा O और ये आपका प्लस का 1.2 डेल्टा O। तो देखेंगे वैल्यू कितनी आएगी? -0.4 डेल्टा O। माइनस साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज होती है। अगर आप देखेंगे कि CFSC की वैल्यू 0.4 आ रही हो तो ऐसा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, ऐसा आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट इस कोर्स को इस क्वेश्चन को दिया गया था MTA मार्क्स टू ऑल, और मैंने भाई जब आंसर की बनाई थी उसी दिन मैंने बता दिया था कि आप इसको ऑब्जेक्शन लगाना और आपको मार्क्स मिलेंगे। मिले मार्क्स टू ऑल, 2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन बताया था, दोनों में मार्क्स मिले थे ना। मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन लगाया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक बेसिक मिस्टेक है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आपसे पूछा था कि N2 का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बताइए क्या होगा। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि N2 जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग होती है। और मैंने तो भाई ट्रिक भी बना रखी है आप सभी के लिए, दैट इज 21-21। क्या ट्रिक है? 21-21। देखो सबसे पहले क्या बनता है, सभी को पता होता है कि सिग्मा 1s बनेगा। उसके बाद क्या बनता है भाई आपका? सिग्मा स्टार 1s बनता है, यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद क्या बनता है? सिग्मा 2s बनता है, और उसके बाद आपका सिग्मा स्टार 2s बनता है, यहां तक। इसके बाद देखो स्टूडेंट 21-21 ट्रिक का मतलब क्या है कि 2 डब्बे नीचे आएंगे, 2 डब्बे नीचे आएंगे, और ये 2 डब्बे कौन से होते हैं? पाई वाले। क्या बोला जाता है आपका, है ना, इसको बोला जाता है पाई 2px और पाई 2py, पाई 2py। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे? सिग्मा 2pz। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस है, जब तक ना बोला जाए कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, तो आपका z एक्सिस ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो 21 का मतलब क्या? 2 डब्बे पहले आएंगे, 1 डब्बा बाद में।
उसके बाद ऊपर 2 डब्बे और 1 डब्बा, तो 21 की ट्रिक होती है। तो ये क्या बनेगा आपका पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2py, और ये क्या बनेगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी का ऑर्डर होता है भाई, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है किसके लिए, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ऐसा क्यों होता है, इनकी एनर्जी कम क्यों हो गई, इसके पीछे एक रीजन होता है, दैट इज sp मिक्सिंग। यहां पे sp मिक्सिंग की बात नहीं करेंगे, वो हायर लेवल की बात हो जाएगी। इसलिए आप सिर्फ याद रखिएगा इस ट्रिक को कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम 21, और अगर 14 से ज्यादा तो 12, 21, एक डब्बा नीचे आ जाएगा, फिर 2 डब्बे ऊपर। तो आपसे पूछा था N2 के लिए बताओ जी, N2 के लिए तो देखो ठीक है, पाई वाले एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखना ये कह रहे हैं कि 2px की एनर्जी ज्यादा, 2px, यहां पे भी x लिख दिया, यहां पे भी x। अगर यहां पे लिखा होता 2pz तो ये ऑप्शन ठीक था। अगर यहां पे लिखा होता सिग्मा 2pz, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पे सिग्मा 2pz की एनर्जी ज्यादा होती है px एंड py से, है ना, समझ में आ रही बात। तो ये कह रहा है कि जो पाई 2py है उससे ज्यादा एनर्जी होगी क्या सिग्मा 2px की। स्टूडेंट यहां पे हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक भी हुई हो, अगर यहां पे z होता तो यही करेक्ट आंसर होता, बट यहां पे z नहीं है। ये कह रहा जी बॉन्डिंग, देखो एंटी बॉन्डिंग स्टार वालों की एनर्जी कम होती है क्या बॉन्डिंग वालों से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी कम होती है क्या बॉन्डिंग वालों से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये इक्वल होगी, यस। अब देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट, इसमें आप देख सकते हैं, यस इसमें एक बेसिक मिस्टेक क्या की एग्जामिनर ने, यहां तक बिल्कुल ठीक है कि जो सिग्मा 2pz है उससे ज्यादा एनर्जी होती है एंटी बॉन्डिंग वालों की, बट अब यहां पे बेसिक मिस्टेक क्या कर दी कि सिग्मा 2pz से ज्यादा एनर्जी होगी पाई 2py की, किसकी, पाई 2py की। अभी आप देख सकते हैं पाई 2py की कम होती है। तो ये देखो इनमें से आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता था अगर वहां पे सिग्मा 2pz होता, अगर वहां पे सिग्मा 2pz होता। अगर आप इनकी फाइनल आंसर की चेक करेंगे आफ्टर ऑब्जेक्शन, उसमें स्टार लिखा हुआ मिलेगा, मार्क्स टू ऑल, सभी को मार्क्स दिए गए थे। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 105, वेरी इजी क्वेश्चन ना। ये आपको एक ये आपको एक कंप्लीट सेल गिवन है ना। तो यहाँ पे एक आपको सेल गिवन है, इसके देखो जो भी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है इसको बोला जाता है आपका एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। और जो भी आपका राइट हैंड साइड में लिखा जाता है इसको बोला जाता है कैथोड हाफ सेल। तो स्टूडेंट आप सभी को यह बात पता होगी कि जो एनोड होता है, एनोड उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कीजिए, Mg सॉलिड जो होगा या Mg एक्वस जो भी होगा, मतलब यहाँ पे वो Mg+2 में कन्वर्ट होगा एंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कैथोड पे आपका रिडक्शन होता है, कैथोड पे तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव ने क्या किया होगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा और किस में कन्वर्ट हो गया होगा, खुद Ag सॉलिड में। अब देखिए मेन चीज क्या करनी पड़ेगी, पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो जब आप पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फाइनल रिएक्शन, ये मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस में Ag पॉजिटिव एक्वस का 2 टाइम्स, Ag देखो 2 से पूरे की मल्टीप्लाई होगी, ये आपका एक्वस। उसके बाद आप आगे गए तो यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, Mg+2 एक्वस एंड आपका सिल्वर सॉलिड। तो भाई नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, नर्स्ट इक्वेशन में आपका फार्मूला होता है E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस में 0.059 डिवाइड बाई n। यहां पे होता है लॉग, ऊपर होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसलिए n की वैल्यू क्या आएगी, 2। फैराडे की टर्म में बात करोगे 2, सारा कुछ सेम है। देखो यहां पे क्या किया, यहां तो प्लस साइन लगा, तो एक बार देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या है, Mg+2, Mg+2 ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट क्या है, Ag+ का स्क्वायर करना पड़ेगा। Ag+ का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। यहां पे स्क्वायर नहीं किया गया इसलिए दिस इज इनकरेक्ट, इसलिए दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। यहां पे क्या किया भाई, Ag को ऊपर लेके आए, Ag तो रिएक्टेंट है, ऊपर जाएगा ही नहीं, Ag को ऊपर लेके जाएगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे Ag नीचे है, ठीक है सब कुछ, बट यहाँ प्लस साइन आ गया, प्लस साइन नहीं आता, यहाँ पे प्लस साइन नहीं आता, यहाँ पे माइनस साइन आता है। हाँ अगर देखो इसमें ऐसा हो जाता कि ये प्लस साइन, फिर ठीक था, ये फिर ठीक हो जाता। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमें पता Ag नीचे है, अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। आप ध्यान से देख सकते हैं इसको,
आप यहां पे इसको ध्यान से देख सकते हैं, ई नोट सेल माइनस आर टी 2f एंटी, ये आपका नेचुरल लॉग mg+2 प्लस में ag+2 की स्क्वायर। आ गई समझ में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 106 एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, नया क्वेश्चन था। एटस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्रॉम द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द नंबर ऑफ बाईमोलिकुलर कोलिजन्स per second per unit volume among molecule of one species is given। तो स्टूडेंट आपसे ये पूछ रहा है द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बाईमोलिकुलर कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। देखिए ये जो डेफिनेशन होती है भाई, देखो एक सेकंड में एक यूनिट वॉल्यूम में कितने बाईमोलिकुलर कोलिजन्स हुए हैं, इसी को आपका बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को आपका क्या बोला जाता है स्टूडेंट? इसी को आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो याद ही रखना पड़ेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका जेड जिसको कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहां पे सिग्मा इज रिलेटेड, ये सिग्मा का स्क्वायर है भाई, सिग्मा का स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान रखना। ये रिलेट करता है जो यहाँ पे डायामीटर होता है उससे रिलेट करता है, डायामीटर से। ये प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो ये इसका आप याद रखिएगा भाई। मैं इसको बोलूंगा अनकॉमन क्वेश्चन है लेकिन आया है, इस फार्मूले को याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वाले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा भाई, ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है भाई, लगातार रिपीट हो रहा है। अगर आपने 18, 19, 20 इन सभी का सॉल्यूशन देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका आंसर याद हो जाता है डायरेक्ट। कोलरोस लॉ का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है जी, आइए देखते हैं। फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, KCl, HCl, NaFC, इनकी मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन है। इसकी देखो, इसका सीधा सा फंडा होता है स्टूडेंट, जो ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें कोई भी आयन कॉमन ना, उनको ऐड कर दो। कोई भी आयन कॉमन ना हो उनको ऐड कर दो। जैसे NaCl है, NaCl एंड HAC, इन दोनों में कोई भी आयन कॉमन नहीं है, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा भाई? पक्का ही क्या बना होगा? एक जगह HCl बना होगा और दूसरी जगह NaAC बना होगा। यहां तो ये पूरा बैलेंस्ड है। अगर कहीं पे बैलेंस्ड ना हो तो बैलेंस कीजिएगा, अगर बैलेंस्ड ना हो तो बैलेंस कीजिएगा, बस। अब कुछ नहीं है भाई, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको ना आए, अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ना आए। आपसे पूछा था इसकी वैल्यू बताओ जी, क्या होगी इसकी वैल्यू, है ना? इसकी वैल्यू मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसकी कितनी गिवन है भाई आपको? HCl की गिवन है 425, तो ये रही जी 425.9। NaC की कितनी गिवन है? 91, दोनों को ऐड कर दो एक बार, 6, 11, 516, और इसमें से माइनस कर दो ये, क्योंकि ये यहां आके माइनस होगी, यानी कि कितना माइनस कर देना? 126.4, तो कितना आ गया? 5, ये कितना 0, ये कितना आ गया 9, और ये आ गया 390.5 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा स्टूडेंट? 390.5 इज द करेक्ट आंसर। कोलरोस लॉ का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रिक मैं आपको दोबारा बता देता हूं। कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रोलाइट जिनमें कोई भी आयन कॉमन ना, उनको जोड़ दो। अगर बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो बैलेंस करो, और बाकी सिंपल है। ये दोनों एक साइड थे, दोनों का सॉल्यूशन ये वहां पे जाके नेगेटिव हो जाएगा और इसका आपको निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये नेट लेवल, मतलब नेट में ऐसे क्वेश्चंस आपका थोड़ा बहुत आता है बेसिक। इन दिस कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यूज्ड बाय नाइट्रेट टू कोऑर्डिनेट द मेटल्स। स्टूडेंट अगर कोई आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो स्टूडेंट 6 दिख रहे हैं आपको, NO3 नेगेटिव यहाँ पे, बट ये बाइडेंटेंट लिगेंड होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो 12 हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि NO3 नेगेटिव बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है। बाइडेंटेंट लिगेंड, इसका मतलब क्या है? एक ही टाइम पे दो ऑक्सीजन से अपना लोन पेयर। तो ये जो CE देख पा रहे हो, मान लीजिए कि ये N है, एक इसका ऑक्सीजन ये रहा, एक डबल बॉन्ड O ये रहा, यानी कि ये यहां से भी डोनेट करता है और ये यहां से भी डोनेट करता है। एक NO3 की बात कर रहा हूं मैं, एक NO3 की, तो यहां पे 6 है तो 12। अब ये पूछ रहा है कि कितने ऑक्सीजन एटम, एक NO3 नेगेटिव के कितने ऑक्सीजन एटम कोऑर्डिनेटेड है आपका CE से, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2।
एक एक NO3 के कितने ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं Ce से? तो 2 जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये बाइडेंटेंट लिगेंड के तौर पे काम करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 109, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जो HPSC का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था, HPSC PGT वैकेंसी जो आई थी 2023 में मेवात कैडर के लिए, वहां पे स्क्रीनिंग एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस इज 10 ईयर, कि 10 ईयर है, इसके लिए हाफ लाइफ पीरियड ठीक है। आपसे पूछा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू 99% टू डिसइंटीग्रेट। स्टूडेंट ये जो है डिसइंटीग्रेट वर्ड आ गया, यानी कि रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। अब आपको वहां पे पढ़ाया जाता है जो T 99.9% अगर होता, दैट इज 10 टाइम्स ऑफ T हाफ, वो 10 टाइम्स होता है। बट दिस इज नॉट 99.9%, दिस इज ओनली 99%। तो जो 99% होता है ना, वो 6.6 इंटू 10 T हाफ के इक्वल होता है, T हाफ के। तो यहाँ पे T हाफ कितना दे रखा है 10, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 66.4 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। 66.4 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पार्ट का, पहले पार्ट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड? तो साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, ये रहा जी साइक्लोप्रोपीन। स्टूडेंट यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज ए कार्बन भी है तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये नॉन एरोमेटिक होगी। क्या होगी? ये नॉन एरोमेटिक होगी। तो आपसे पूछा था इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, तो हम कहेंगे फर्स्ट ही नॉन एरोमेटिक होगा। फ्यूरान क्या होता भाई? फ्यूरान, दिस इज फ्यूरान। और ये आपका, सॉरी फ्यूरान है ना, हाँ फ्यूरान है, आपसे पायरोल नहीं पूछा, फ्यूरान ये रहा। ये तो एरोमेटिक होता भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। एनालीन की अगर आप बात करते हैं, एनालीन, तो ये तो बेंजीन वाला सिस्टम है, तो ये तो एरोमेटिक होता भाई, एरोमेटिक, ठीक है। एंड थायोफिन की अगर आप बात करते हैं तो थायोफिन भी आपका एरोमेटिक नेचर का होता है। थायोफिन भी एरोमेटिक नेचर का होता है ना। एरोमेटिसिटी के लिए प्लेनरिटी, साइक्लिक कंपाउंड का होना एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 था। एचस्टेट 2023 का जो पेपर हुआ था उसके पहले 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, डिटेल एनालिसिस किया है, आंसर की भी अवेलेबल थी, लेकिन ये डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमारे पेड स्टूडेंट है, ऐप पे देख रहे हैं, तो हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट 60 में से 50+ मार्क्स लेना चाहता है केमिस्ट्री में, ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट्स ऐसा कर चुके हैं मेरे कोर्स से पढ़ के, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ के। स्टूडेंट मैंने खुद भी 2 बार एचटेट का एग्जाम दिया, दोनों बार मेरे 60 में से 54 मार्क्स आए, दोनों टाइम 54 मार्क्स, ठीक है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो भाई आप भी अगर क्रैक करना चाहते हैं, मेरे पास एक जबरदस्त स्ट्रेटजी होती है एचटेट को क्लियर करने की, तो आपको भी वो मिल जाएगी कोर्स के अंदर। तो ये कोर्स ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आपका पक्का है, अगर आप सब्जेक्ट में 60 में से 50 नंबर ले लेते हैं तो पार्ट ए पढ़ने की भी नीड नहीं होती ज्यादा। पार्ट ए के लिए भी मैंने बताया कि आप कैसे फॉलो अप कर सकते हैं चीजों को, तो कोर्स में आपको सब कुछ बताया गया है। स्टूडेंट ये हमारा पार्ट 1 था। इसके अलावा एचपीएससी के पीजीटी, केवीएस के पीजीटी, बहुत सारी चीजें इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, और एचस्टेट के लिए और भी ज्यादा सेशंस आते रहेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।